हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.8 जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार निम्नलिखित जालकों में से प्रत्येक की एकक कोष्टिका में कितने जालक बिंदु होते हैं। तो हमें 1.8 में क्या ज्ञात करना है, जालक बिंदु यानी कि लेटिक पॉइंट्स, जो लेटिक्स पॉइंट्स होते हैं उनको ज्ञात करना है। जालक बिंदु क्या होते हैं, किसी क्रिस्टल में जालक बिंदु अवयवी कणों के केंद्रों की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। तो जालक बिंदु आपको समझ में आ गया। अब कितने जालक बिंदु है ये बताने हैं। पहला हमारा आता है फलक केंद्रित घनीय, फर्स्ट है फलक केंद्रित घनीय। सेकंड देखें, दूसरा हमारा आता है फलक केंद्रित चतुष्कोणीय, फलक केंद्रित चतुष्कोणीय, कोणीय। और थर्ड हमारा जो है वह हमारा क्या है, अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित। ये हमारे क्या है, तीन है। तीनों में क्या निकालने हमारे को, हमको ज्ञात करने हैं तीनों के जालक बिंदु। तो फलक केंद्रित घन को आप जानते हैं कैसा होता है, ये इस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से हम इसे बना सकते हैं। अब इसमें कितने लेटिक्स पॉइंट्स होते हैं जहां पर अवयवी कण स्थित हों। ये फलक केंद्रित हैं, देखिए 8 तो यहां रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अलावा आप जानते हैं फलकों के केंद्रों पर भी रहते हैं, क्योंकि ये फलक केंद्रित है, पहले वाले की बात कर रहे हैं। तो इसके यहां पर भी अवयवी कण होगा, यहां पर भी 2, यहां पर 3, यहां पर 4, 4 हो गया। एक जो पीछे वाला पृष्ठ है वहां पर, एक आगे वाला पृष्ठ है वहां पर, तो टोटल कितने हो गए, ये 8 तो यहां पर हो गए और 6 ये हो गए, तो टोटल कितने होंगे 8 प्लस 6 फलकों पे 6, तो टोटल कितने होंगे 14। यानी कि जालक बिंदु कितने हो गए, 14 हो गए, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा कौन सा था, ये हमारा पहला वाला था जिसको हम कहते थे फलक केंद्रित घनीय। घनीय का मतलब जिसकी ये लंबाई, यानी कि ये मैं कह दूं ये वाली भुजा भी ए है, ये भुजा भी ए है, ये भुजा भी ए है, ये तीनों भुजाएं बराबर है, इसलिए इसके पीछे आया घनीय। अब देखिए सेकंड के बारे में बात करें, फलक केंद्रित चतुष्कोणीय। ये फलक केंद्रित तो है लेकिन चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय का अर्थ है कि ये घन नहीं है, जैसे हमारा घनाभ होता है, ये उस तरीके का है। यानी कि हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ये हो गया हमारा। बस इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर है कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में बराबर है घन की, इसकी नहीं है। इसकी ये भुजा ए है, ये वाली भुजा बी है, तो ये वाली भुजा क्या है, सी है। तो ये हमारा क्या हो गया, फलक केंद्रित चतुष्कोणीय। अब फलक केंद्रित है तो कहां पर इस पे अवयवी कण होंगे, आप जानते हैं अवयवी कण कोनों पे तो होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोनों पे तो है ही, फलकों पर भी है, 1 सामने वाला 2, ऊपर 3, नीचे 4, पीछे वाले पृष्ठ में 5, आगे वाले पृष्ठ में 6, तो टोटल कितने हो गए, फिर से हम कहेंगे कि ये हो गए 8 किनारों प्लस और 6 फलकों पर, तो टोटल कितने होंगे 14। तो इसके लिए भी जो जालक बिंदु होंगे वो कितने होंगे, 14 ही होंगे। अब तीसरा बच गया हमारा अंतः केंद्रित। तो अंतः केंद्रित के लिए कैसे करेंगे, देखिए ये फर्स्ट का है, ये हमारा सेकंड के लिए और ये थर्ड के लिए बना रहे हैं। थर्ड हमारा है अंतः केंद्रित, तो अंतः केंद्रित इस प्रकार से बनाया जा सकता है। इसमें कोनों पर तो अवयवी कण है ही, कितने अवयवी कण होते हैं आप जानते हैं 8, और एक अवयवी कण सेंटर में भी होता है, बिल्कुल केंद्र पर भी होता है। तो टोटल कितने हो गए, ये हो गया 8 प्लस 1 यानी कि 9। तो तीसरे वाले के लिए अंतः केंद्रित के लिए जो होगा वो जालक बिंदु का मान वो कितना होगा, 9 होगा। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। समझाइए धात्विक एवं आयनिक क्रिस्टलों में समानता एवं विभेद का आधार। और सेकंड, आयनिक ठोस कठोर एवं भंगुर क्यों होते हैं। तो 1.9 देखते हैं, प्रश्न है हमारा 1.9, कौन कौन से आयनिक और धात्विक ठोस, धात्विक ठोस। देखिए आयनिक और धात्विक ठोस में समानता क्या है, समानता यह है कि ये दोनों के दोनों कठोर होते हैं। पहली बात, ये दोनों क्या होते हैं, कठोर। दूसरी बात,
इन दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो उच्च होता है, तो उच्च गलनांक। कठोर होते हैं, उच्च गलनांक के होते हैं। तीसरी बात, इनकी खास बात क्या होती है? इनकी बात ये होती है कि यह विद्युत धारा के, विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, दोनों के दोनों। यह बात अलग है कि जो धात्विक होता है वो तीनों अवस्था में होता है, ठोस द्रव गैस में, या ठोस या द्रव दोनों अवस्थाओं में, लेकिन आयनिक ठोस में नहीं होता, केवल क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। तो ये तो हम कह सकते हैं इनकी सिमिलैरिटीज हैं। अब इनमें विभेद क्या है? विभेद हम कह दें तो पहला विभेद तो हमने आपको यही बता दिया कि जो आयनिक ठोस होते हैं ये केवल द्रव अवस्था में सुचालक होते हैं, जबकि धात्विक ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं में सुचालक होते हैं। आयनिक ठोस द्रव अवस्था में सुचालक क्यों नहीं होते? इसका भी एक कारण है, क्योंकि आयनिक ठोस जो हमारे होते हैं वह आयनों से मिलकर के बने होते हैं, और आयन क्या होते हैं, ठोस अवस्था में अपने स्थानों पर स्थिर रहते हैं, वह गति नहीं कर सकते। और आप जानते हैं विद्युत धारा के प्रवाह के लिए या विद्युत सुचालकता के लिए आयनों का या आवेशों का गतिमान होना आवश्यक है, क्योंकि आयनों में यह व्यवस्था नहीं होती। ठोस अवस्था में वो अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, इसलिए ठोस अवस्था में जो आयनिक ठोस होते हैं वह विद्युत के सुचालक नहीं होते। जबकि धात्विक ठोस कैसे बनते हैं? जो हम कह सकते हैं परमाणु होते हैं, अपने भीतर से इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं, जिससे धनात्मक क्या होता है, धनावेश हो जाता है। नाभिक तो धनावेश है, और एक धनायन बन जाता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, दोनों में अंतर। दूसरा, ये जो धात्विक ठोस होते हैं ये कठोर भी होते हैं, और इसे कहते हैं आघात वर्धनी भी होते हैं। इन पे चोट मारेंगे और पीटेंगे तो ये पतले हो जाएंगे, तन्य हो जाएंगे। लेकिन ये जो आयनिक ठोस होते हैं इन्हें कहते हैं भंगुर। भंगुर मतलब ब्रिटल्स कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ब्रिटल मतलब यदि इसमें ऐसी चोट मारी जाए तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाते हैं। तो ये हमारे क्या होता है, आयनिक ठोस। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। अब तीसरी बात, ये एक बात और पूछ रहा है हमारे को सेकंड पार्ट में। ये तो फर्स्ट पार्ट की बात थी, सेकंड पार्ट क्या है? ये कहता है सेकंड पार्ट में कहता है आयनिक ठोस कठोर एवं भंगुर होते हैं। आपको यह भी बताना है कि आयनिक ठोस कठोर तथा भंगुर, ब्रिटल क्यों होते हैं? मैंने आपको अभी बताया कि जो आयनिक ठोस होते हैं वो किससे मिलकर के इनका निर्माण होता है? धन आयन और ऋण आयन आपस में मिलते रहते हैं, तो इसका क्या होता है, इन ठोसों का निर्माण होता है। ऋण धन, इस प्रकार से इनका निर्माण होता है, ये इस प्रकार से। अब यदि इन ठोसों पे बाहर से थोड़ा सा भी बल लगाएं, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, इन ठोसों पे यदि बाहर से थोड़ा भी बल लगाएं तो जितने भी समान आवेश वाले, क्योंकि सारे ये आवेशों से मिलकर ही बना है, तो जो समान आवेश वाले होते हैं वो एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। हमने कहा जैसे ही बाहर से बल लगाते हैं समान आवेश क्या आ गया, एक दूसरे के समीप आ गया। अब जैसे ही चोट मारी तो क्या हो गया, जब ये एक दूसरे के पास पास आ गए समान आवेश, तो इनके बीच में कैसा बल कार्य करेगा, इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल। तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, तो जैसी चोट पड़ती है प्रतिकर्षण बल तो पहले मौजूद होता है, जो कि इस ठोस को क्या बना देता है, अस्थायी बना देता है एक प्रकार से। तो जैसी चोट मारते हैं ये बिल्कुल क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं जो आयनिक ठोस होते हैं वो कठोर तो होते हैं लेकिन वो भंगुर नेचर के होते हैं। तो मुझे लगता है यहां ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार निम्नलिखित के लिए धातु के क्रिस्टल में संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। तो क्या ज्ञात करनी है हमें, संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता क्या किस किस की पूछी हुई है? इन्होंने देखिए सरल घनी, अंत केंद्रित घनी तथा फलक केंद्रित घनी। पहला सरल घनी, दूसरा अंतः केंद्रित घनी, और तीसरा इन्होंने दिया है वो फलक केंद्रित घनी। तो इन तीनों में, और साथ में क्या कह रहे हैं, यह मानते हुए कि परमाणु एक दूसरे के संपर्क में हैं, यह मानते हुए
कि परमाणु एक दूसरे के संपर्क में हैं, इनका हमारे को क्या निकालना है, संकुलन क्षमता। यानी कि जो हम कहते हैं कि किसी घन में कितने प्रतिशत परमाणु फिलअप है, वो कितना स्थान घेर रहा है, वो इसकी संकुलन क्षमता होती है। तो किस प्रकार से करेंगे, सरल घनी। देखिए सरल घनी कैसी होती है, संरचना ये इस प्रकार से होती है, ये इस प्रकार से सरल घनी होती है। अब देखिए यहां जब मैंने आपको डेरिवेशन करवाया था वहां कुछ बच्चों के कंफ्यूजन थे, वो यहां पर दूर हो जाएंगे। सरल घनी में हम जानते हैं केवल कॉर्नर्स पे, किनारों पर ही क्या होते हैं, अवयवी कण उपस्थित होते हैं और कहीं पर अवयवी कण उपस्थित नहीं होते, केवल कॉर्नर्स पे होते हैं। तो जब हमने इसका डेरिवेशन करके इसको ज्ञात किया था तो उस समय क्या करना था, ये जो किनारों पे अवयवी कण होते हैं, जैसे ये वाला कण है तो ये वाला कण इस प्रकार से होता है, ऐसे होता है। यहां वाला कण जो यहां पर स्थित होगा ये इसका केंद्र है, इसका केंद्र जो होगा वो इस प्रकार से होगा। तो ये दोनों के दोनों कण एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, ये दोनों कण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श करते हैं। तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की भी r, और यहां से लेके यहां तक की भी कितनी हो जाएगी r, ये भी r, और यहां से यहां तक की भी कितनी हो जाएगी r। तो r क्या हो जाते थे 2r, और 2r किसके बराबर होती थी, इसमें 2r बराबर होती थी a, जहां a क्या होती थी, घन की भुजा। तो यहां से हम क्या करते थे, इसकी कैलकुलेशन करते थे, और आप जानते हैं कि संकुलन क्षमता ज्ञात करने का काफी आसान तरीका है। इस घन का कुल आयतन, घन का कुल आयतन कितना होता है, a क्यूब के बराबर होता है। और इसके अंदर ये जो हमारे अवयवी कण हैं इन्होंने कितना स्थान घेरा हुआ है, यदि अवयवी कणों ने कितना स्थान घेरा है इसकी प्रतिशतता ज्ञात करनी है तो अवयवी कणों की संख्या, जो कि सरल घनी में आप जानते हैं कितने होते हैं अवयवी कण, कोनों में एक एक अवयवी कण होता है, यानी कि 8 कोनों पर 8, लेकिन एक का केवल 1/8वां भाग स्थित होता है। तो सरल घनी में कुल अवयवी कण जो होते हैं टोटल वो कितने होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। तो 1 गुणा एक गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब, उसमें भाग दे देना है किसका, कुल घन का आयतन यानी कि a क्यूब का, और मल्टीप्लाई कर देनी है 100 की, जैसे मैंने डेरिवेशन में किया था। तो सरल घनी का जो हमारा निकल के आता है वह निकल के आता है 52.4%, ये इसकी संकुलन क्षमता होती है। अब चलते हैं अंतः केंद्रित घनी में। तो अंतः केंद्रित घनी में देखिए क्या होता है, ये हमने इस प्रकार से बना दिया, ये अंतः केंद्रित। तो इसकी खास बात क्या होती है, यहां पर बच्चे ने ये कंफ्यूजन किया था कि सर इसमें तो आपने क्या ले लिया, किनारे किनारों की जोड़ दिए, और इस वालों में हम ये किनारे किनारों के नहीं जोड़ते हैं, यहां वाले का, गोले वाले का, इस कोने का इसको आपस में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं बता रहा हूं। मान लो जो यहां पर जो अवयवी कण जिसका केंद्र यहां है, तो उसके लिए हमने इस प्रकार से बनाया गोला, ये एक ये सेंटर में था, इसके लिए अवयवी कण मैंने ऐसे बनाया, और तीसरा जो यहां पर अवयवी कण था जिसका केंद्र यहां पर है, इसका अवयवी कण क्या होगा, उसका केंद्र यहां पर बनाया। तो हमने क्या करा था, इन तीनों को आपस में जोड़ दिया था, ये वाली भुजा। और घन की भुजा आप जानते हैं कितनी होती है, ये भुजा हमारी √3 a के बराबर निकल के आती है। और इसको किसके बराबर रखा था, यहां से a के यहां तक की दूरी कितनी r, यहां से यहां तक की दूरी फिर से r, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी थी, यहां तक की दूरी r, और यहां से यहां तक की दूरी r, इसको किसके बराबर रखा था, 4r के बराबर रखा था। तो ये हमने यहां से रिलेशन निकाला था, फार्मूला वही है, संकुलन क्षमता बराबर, इसमें अवयवी कण कितने होते हैं, किनारों पर एक एक स्थित होते हैं जिसका कि 1/8वां भाग होता है। तो किनारों पर कुल अवयवी कण कितने हो जाएंगे, 1 के बराबर, और एक केंद्र में हो गया, टोटल क्या हो गया 2। तो 2 गुणा एक गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब में भाग दे देना है घन का आयतन यानी कि a क्यूब का, मल्टीप्लाई कर देनी है 100 से, तो हमारा इसकी संकुलन क्षमता ज्ञात हो जाती है। अब बच्चों का प्रश्न ये था, कंफ्यूजन ये था, काफियों ने कमेंट करके पूछा था मुझे कि उन्होंने कहा कि सर यहां पर तो आपने गोले यहां पर लिए हैं, तब यहां पर आपने r 2r का रिलेशन ये वाला निकाला है, लेकिन इसमें आपने यहां पर इस वाले गोले को इस नीचे वाले गोले से कनेक्ट क्यों नहीं करा। तो बच्चों इसलिए नहीं करा क्योंकि जब अंतः केंद्रीय घन जो होता है वो हमारा, उसमें ये जो किनारे के पर स्थित जो अवयवी कण होते हैं ये एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, यानी कि यहां पर जो अवयवी कण होगा वो इस प्रकार से होगा। तो ये दोनों गोले एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। जब स्पर्श नहीं कर रहे हैं तो हम इन दोनों में ये वाली डिस्टेंस नहीं लेते हैं। हम कौन सी ले रहे हैं, ये तीनों गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, इस कोने का, बीच का और इस वाले कोने का, इसलिए ये किया जाता है। और आप जानते हैं इसकी जो अंतः केंद्रित की जो स्थिति होती है, इसकी
जो संकुलन क्षमता होती है वो हमारी निकल के आती थी 68%। कितनी होती थी? 68%। तीसरे पे आ जाए, फलक केंद्रित घनी में, तो ये हमारा क्या था सेकंड। अब थर्ड की बात कर रहे हैं। तीसरी हमारी होगी फलक केंद्रित घनी। फलक केंद्रित घनी कैसे होती थी? ये हमने बना दिया फलक केंद्रित घनी एक का कोष्ठिका बना रहे हैं, आप जानते हैं इसे बनाना। खास बात क्या होती है इसमें कि कॉर्नर्स पर तो अवयवी कण होते ही हैं, जैसे हम बना रहे हैं यहाँ पर। ये अवयवी कणों के क्या है? केंद्र हैं। यहाँ पर ये अवयवी कण, सभी फलकों पर एक एक अवयवी कण होता है। एक अवयवी कण यहाँ होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक पीछे वाले पृष्ठ में, एक आगे वाले पृष्ठ में और एक नीचे वाले पृष्ठ में। 6 पृष्ठों पर 6 अवयवी कण, 1 2 3 4, पीछे वाला पृष्ठ 5, 1 1 6। अब इसमें हम कैसे निकालते थे? जैसे मैंने ए और आर में रिलेशन बताया वैसे कैसे। देखिए ये जो यहां पर जो अवयवी कण होता है, यहां पर ये अवयवी कण इस प्रकार से बना दिया मैंने। यहां पर जो अवयवी कण होता है वो इस प्रकार से होता है, और जो बीच में जो अवयवी कण होता है वो इस प्रकार से होता है। तो अब यहां पर जो डिस्टेंस लेते हैं वो ये वाली डिस्टेंस लेते हैं बच्चों। इसमें कई बच्चों के कंफ्यूजन थे जब हमने आपको थ्योरी बताई थी। तो देखिए इसमें डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की कितनी हो गई? ये वाली डिस्टेंस r, फिर यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस भी r, फिर यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस भी r, और यहां से लेके यहां तक की ये डिस्टेंस भी r। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी थी? 4r। लेकिन यहां पर भी ये डिस्टेंस कितनी होती थी? 4r। लेकिन इसका मान यहां से लेके यहां तक की जो घन का विकर्ण था उसके बराबर थी, जो कि √3 के बराबर था। जबकि यहां पर ये 4r की जो डिस्टेंस है ये हमारे वर्ग का विकर्ण है, जिसका मान किसके बराबर है? यहां से लेके यहां तक की लंबाई होती है √2a, जहां a क्या है? घन की भुजा। तो इसका रिलेशन क्या होता है? √2a बराबर 4r के बराबर होता है। ये हम क्या करते थे? इसका रिलेशन निकालते थे। बाकी तो फार्मूला आप जानते ही हैं। संकुलन क्षमता का सीधा सीधा सूत्र होता है आपका कि z यानी कि अवयवी कणों की संख्या गुणा एक अवयवी कण का आयतन जो कि 4/3 πr³ होगा, बटे घन का आयतन जो कि 1³ के बराबर होगा। सब में सेम है, लास्ट में प्रतिशत का निशान लगा देना है। बस आपको ए और आर में सब में अलग अलग रिलेशन है, इसलिए इसको ध्यान जरूर रखिएगा। ये यहां का पोर्शन है, इसको समझ लेंगे। तो ये हमारा कौन सा था? तीसरा फलक केंद्रीय। और इसकी हमारा कितना निकलता था? ये हमारा निकल के आता था 74। तो इतना हमारा हो गया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये वाला हमारा प्रश्न था, ये प्रश्न था 10वां प्रश्न था। अब 11वां प्रश्न देखिए। चांदी का क्रिस्टलीकरण FCC जालक में होता है यदि इसकी कोष्टिका के कोरों की लंबाई 4.07 गुणा 10⁻⁸ सेंटीमीटर तथा घनत्व 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर की हो तो चांदी का परमाणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या हमें दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। हमें क्या क्या दे रखा है? ये प्रश्न हमारा हो गया 1.11। क्या दे दिया हमें? चांदी FCC जालक है। सबसे पहली बात FCC, यदि FCC जालक है तो आप समझ सकते हैं Z का मान कितना हो जाएगा? Z का मान होता है इसके लिए 4, पहली बात। दूसरा क्या कह रहा है? इसके कोष्टिका के कोरों की लंबाई यानी कि A का मान हमें दे दिया, A का मान दे दिया 4.07 गुणा 10⁻⁸, 4.07 गुणा 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ये दे दिया। और तीसरा हमें घनत्व दे दिया 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये भी हमने देख लिया घनत्व। अब तीसरी चीज हमको क्या पूछ रहा है? चांदी का परमाणविक द्रव्यमान। परमाणविक द्रव्यमान जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? m से। इसे हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से करेंगे? सीधा सा हमारा जो हमारे घनत्व का फॉर्मूला था बिल्कुल वहां से निकाल सकते हैं। हम जानते हैं चूंकि घनत्व बराबर होता है D बराबर होता है Z इंटू m/a³ इंटू साथ में आप जानते हैं क्या आता है? Na, जो कि अवागाद्रो संख्या होती है। यहां से हमें m की वैल्यू निकालनी है। m बराबर इसकी यहां गुणा कर दीजिए D(a³ Na) बटे साथ में हमारा क्या आ जाएगा? नीचे की ओर Z आ जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे। D का मान कितना दिया है? 10.5 गुणा a³, a का मान कितना है? 4.07 गुणा 10⁻⁸ इसका क्यूब है। और Na का मान भी जानते हैं 6.022 गुणा 10⁻23 बटे Z का मान हमने जानते हैं FCC है तो कितना होगा? 4। कैलकुलेट कीजिएगा, मोलर द्रव्यमान जो निकल के आएगा वो आएगा 106.57 ग्राम पर मोल। ये हमारा इसका क्या निकल गया? मोलर द्रव्यमान। और यदि द्रव्यमान निकालना चाहोगे तो केवल पीछे का ये पद हटा दीजिएगा। यदि परमाणु का जो द्रव्यमान होगा, परमाणु
का द्रव्यमान, यदि AMU में निकालना है तो 106.57 सीधे AMU एटॉमिक मास यूनिट या सीधे U, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसे हल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है काफी आसान है। यदि आपको फार्मूले, यदि ये वाला फार्मूला आपको पता है तो आप सीधे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन तो आप खुद से जरूर कीजिएगा। तो आप नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार एक घनीय ठोस दो तत्वों P एवं Q से बना है। घन के कोनों पर Q परमाणु एवं अंतः केंद्र पर P परमाणु स्थित है। इस यौगिक का सूत्र क्या है? P तथा Q की उप सहसंयोजन संख्या भी हमें बतानी है। एक घनीय ठोस P तथा Q से बना है, घन के कोनों पर Q तथा अंतः केंद्र पर P है। इस बात को ध्यान दीजिए। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1.12। तो ये हमने घन बना दिया। अब यदि इसने यह कहा है कि घन के कोनों पर क्या है, P, और घन के केंद्र पर क्या है, Q, तो कोनों पर तो ये हो गए कोने, ये सब क्या है, कोने। इन पर कौन स्थित है, P स्थित है। और घन के केंद्र पर यहां पर कौन स्थित है, Q स्थित है। इसका मतलब यह हमारे क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूब है, यानी कि अंतः केंद्रित घन है। तो ये उस प्रकार की कोष्ठिका है। तो अब सबसे पहले तो हमें इस यौगिक का सूत्र ज्ञात करना है। तो यौगिक का सूत्र ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका, यदि आपको दोनों यौगिकों के परमाणुओं की संख्या पता चल जाए तो उसी से उसका अनुपात पता चल जाएगा। क्योंकि किसी एक कोष्ठिका में मान लो दो तत्व हैं, P तथा Q, P के जितने परमाणु होंगे वह Q के जितने परमाणुओं के साथ जुड़ेंगे उसी हिसाब से वो पूरे के पूरे क्रिस्टल पर भी जुड़ेंगे। तो यदि आपको एकक कोष्ठिका में पता चल जाए सूत्र का, तो वही पूरे क्रिस्टल का भी यौगिक सूत्र होगा। कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले आप ये देखिए कि सभी कोनों पर क्या है, P, ये P P P P P P, तो कोनों पर क्या है, P। तो कितने कोने हो गए, 8 कोने। और एक कोने में एक जो हमारा अवयवी कण होता है इसका कितना हिस्सा होता है, 1/8। तो लिखेंगे चूंकि P कोनों पर यानी कि 8 कोनों पर स्थित हैं, अतः P के परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? ये हो जाएगा टोटल कितने, 8, और एक का कितना हिस्सा, 1/8, तो कट गया, कितना आ गया, 1। तो P के कितने परमाणु हो गए, 1। जबकि आप कहें कि केंद्र पर Q के परमाणुओं की संख्या, तो Q का परमाणु कहां है, केंद्र पर। ये किसी के साथ शेयर नहीं होता है, तो ये पूरे का पूरा परमाणु है। तो Q के परमाणु की संख्या कितनी होगी, 1। यदि आपने चैप्टर की थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता है कि किनारों पर जितने भी अवयवी कण होते हैं वो अपने अगल बगल के 8 एकक कोष्ठिकाओं से शेयर होते हैं। तो एक एकक कोष्ठिका में किनारे में जो अवयवी कण होता है उसका केवल 1/8वां भाग होता है। तो टोटल कितने कोने हैं, 8। तो टोटल कोने हो गए 8, उसमें 8 P कण है, और एक P कण का कोने पर जो स्थित है उसका केवल 1/8वां भाग स्थित है, इसलिए कट के कितना आ गया, P का मान 1। तो Q के परमाणु की संख्या कितनी आ जाएगी, अब 1 ही होगी। तो Q कहाँ है, सेंटर में है, तो Q के परमाणु की संख्या हो गई 1। तो लिखेंगे चूंकि P अनुपात Q 1:1 है, तो सूत्र हमारा यौगिक का क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। यह आ गया। अब हमें ज्ञात करनी है उप सहसंयोजन संख्या। तो सबसे पहले Q की उप संयोजन संख्या क्या होगी, ये केंद्र पर है तो ये इन 8 कणों को टच करता है। तो उप सहसंयोजन संख्या, तो हमने कहा Q की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 8, क्योंकि 8 कणों पर जो अवयवी कण है उनको स्पर्श करेगा। तो Q की अवयवी कण की उप सहसंयोजन संख्या है 8। अब P की बात समझिए। P को हमने कहा यह जो है इसका कितना हिस्सा इसके अंदर है, 1/8वां भाग। क्यों है 1/8वां भाग, क्योंकि यह जो बिंदु है ये 8 अन्य एकक कोष्ठिकाओं से मिला हुआ है, उनसे शेयर्ड है, सब पे बराबर भाग हैं। कैसे, एक अवयवी कोष्ठिका यहां, एक इसके बगल में, उसका ये वाला सिरा इससे जुड़ा हुआ होगा, एक उसके पीछे, एक इसके पीछे, कितनी होगी, 4, 1 2 3 4, और ऐसी 4 ऊपर होंगी। तो इस बिंदु को कितने अवयवी कण स्पर्श करेंगे, टोटल हो गए 8। तो इसकी भी उप सहसंयोजन संख्या P की भी कितनी होगी,
8। तो सीधा आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा बॉडी सेंटर अंतः केंद्रित जो घन होता है उसके केंद्रीय जो हमारा होता है उसकी उपसव संयोजन संख्या होती है 8 और किनारे वाले की भी उपसव संयोजन संख्या कितनी होती है 8 होती है। तो इतना हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.13 यानी कि 13। इसके अनुसार नायोबियम का क्रिस्टलीकरण अंतः केंद्रीय घनीय संरचना में होता है। पहले तो ये ध्यान देने की बात है 1.13 अंतः केंद्रित घनीय संरचना। तो ये क्या है? अंतः केंद्रीय घनीय संरचना, जिसे हम बॉडी सेंटर्ड कहते हैं, BCC ये कहते हैं। अंतः केंद्रित घनीय संरचना में होता है यदि इसकी कोष्ठिका नहीं यहाँ है, अंतः केंद्रित घनीय संरचना में होता है यदि इसका घनत्व 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो। यानी कि घनत्व हमें दे दिया यानी कि D 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमें दे दिया है, इतना हो तो इसके परमाणुविक द्रव्यमान 93U का प्रयोग करके परमाणु त्रिज्या की गणना कीजिए। तो परमाणु द्रव्यमान यानी कि m की वैल्यू कितनी दे दी हमें? m की वैल्यू दे दी 93U यानी कि यूनिफाइड मास यानी कि एकीकृत द्रव्यमान। तो क्या करनी है? परमाणु त्रिज्या की गणना, यानी कि हमें परमाणु की जो त्रिज्या होती है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल। तो किस प्रकार से करेंगे? देखिए सीधे हम सबसे पहले हम जानते हैं R और जो हम घन लेते थे उसमें रिलेशन हमें पता होना चाहिए। हम जानते हैं ये अंतः केंद्रित घनीय संरचना इस प्रकार से होती है, ये देखिए इस प्रकार से है। ये सेंटर में क्या होता है? इस प्रकार से गोला होता है, किनारों पर ऐसा होता है और इस वाले किनारे पर भी ऐसा है। और यहां से यहां तक की त्रिज्या R, यदि यहां कैपिटल R लिया है तो कैपिटल R लेंगे, स्मॉल R लिया है तो स्मॉल R ले सकते हैं। यहां से यहां तक की R, यहां से लेके यहां तक की, फिर यहां से यहां तक की भी कितनी होती है R, यहां से लेके यहां तक की भी कितनी होती है R, यहां से लेके यहां तक की भी कितनी होती है, यहां तक की होती है, यह भी हमारी होती है R। तो कितनी होती है 4R। और इस भुजा की लंबाई क्या होती है? √3a = 4R। तो हमें क्या निकालना है? R की वैल्यू निकालनी होगा √3/4a के। हमें ये R की वैल्यू निकालनी है, तो ये इतना पता होना चाहिए। और यदि ये BCC है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो Z की वैल्यू होगी यानी कि जो Z होगा, Z का मान किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। आप जानते हैं जो अंतः केंद्रित घनीय कोष्ठिका होती है उसके 8 कोनों पर एक एक कण होता है जिसका 1/8वां भाग हुआ तो 8 × 1/8 यानी कि 1। और इसके केंद्र पर भी एक अवयवी कण है, वो पूरा का पूरा इसके अंदर भीतर रहता है। तो कितना हो गया? 1 + 1 2। तो Z का मान कितना हो गया? 2। पहले घनत्व घनत्व का यूज करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? A की। और इस सूत्र में A की वैल्यू रखेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी। कैसे करते हैं देखते हैं। हम जानते हैं चूंकि घनत्व का सूत्र होता है D = ये होता है Z × M बटे, साथ में आप जानते हैं ये हमारा होता है A³ × NA। हमें किसका मान निकालना है? हमें तो यहां से निकालना है A³ का मान। तो क्या आ जाएगा? A³ = ये आ जाएगा Z × M बटे, ये D इसके नीचे आ जाएगा D × NA। अब Z का मान कितना है? क्योंकि A³ हम निकाल रहे हैं तो Z का मान कितना है? 2। तो आ गया 2 × M का मान, ये 93U है तो इसको यदि मैं 93 ग्राम पर सेंटीमीटर, ग्राम पर मोल लिख लेते हैं, ग्राम पर मोल, यानी कि यूनिफाइड मास या AMU को हम क्या लिख सकते हैं? मोलर द्रव्यमान के रूप में 93 ग्राम पर मोल लिख सकते हैं। हमने पहले चर्चा करी थी इसमें। तो इसका मान कितना हो गया? 93 बटे नीचे क्या आ गया? D घनत्व का मान, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 8.55 दे दिया हमें। और Na का मान आप जानते हैं, अवगाद्रो संख्या 6.022 × 10⁻23। अब इसको आपने कैलकुलेट करना है तो 10⁻23 को ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 10⁻23। तो ये आ गया। और जब इसको इस पूरे हिस्से को कैलकुलेट करेंगे आप तो आप देखेंगे जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी 3.612 के बराबर है। तो A³ का मान इसके बराबर है। अब समस्या आपके साथ काफी बार आती है कि आखिर क्यूब रूट कैसे निकाला जाए। तो क्यूब रूट निकालने का अच्छा तरीका एक ये है ऐसी स्थिति में कि पहले ये जो घात हमारी -23 है, इस -23 घात को हम क्या कर देते हैं कि 1/3 के रूप में बनाते हैं। 1/3 मतलब कि ये 3 हिस्सों में बराबर बढ़ जाए।
तो अब या तो हम इसको बना सकते हैं 24, क्योंकि 24 क्या होता है 8 तिया 24, 8 का 24 का 1 तिहाई करेंगे तो 8 आ जाएगी। या तो 24 बनाए या 27 बना सकते हैं। तो 27 क्या होगी 9 तिया 27। मेरी बात मुझे लग रहा है आप समझ में आ रही होगी आपको। तो इसको 24 बनाना हमारा आसान है। तो 24 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस डेसिमल को एक खाना इधर खिसका देंगे तो क्या आ जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू यह आ जाएगा 36.12 गुणा 10 की घात माइनस 24। इधर लेके तक बढ़ गई तो अब क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू इस पूरे की घात 36.12 गुणा 10 की घात माइनस 24 की घात 1/3। अब निकालना है इसका मान, तो क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू, देखिए ये 36 को कैसे निकालेंगे, लगभग में निकालेंगे। कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाएंगे तो मेनली वहां पर क्या होते हैं कि 4 जो ऑप्शन दिए हुए रहते हैं उनमें यदि ज्यादा डिफरेंस यदि हो तो आप नियर अबाउट में आंसर निकाल सकते हैं। तो अब देखिए 36 का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं 3 का होता है 3 तिया 9 तिया 27, तो 27 का क्यूब रूट होता है 3 और 4 किसका क्यूब रूट है 4 चौक 16 चौको 64। तो आप देख रहे हैं ये 27 से 36 क्या है ज्यादा और 64 से क्या है कम, लेकिन 27 के पास है और 64 से क्या है दूर, इसलिए जो मान आएगा वो 3 पॉइंट समथिंग में आएगा। अब ये क्या है 27 से कितना दूर है केवल 9, 27 से 36 का गैप कितना है 9 और 64 से बहुत ज्यादा है। तो आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो लगभग नियर अबाउट 3.1 3.2 3.3 इसके नियर अबाउट आएगा। तो आप लगभग ऐसा ही मान लिख लेंगे यदि आपको कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेशन में निकालनी है, ध्यान रखिएगा, तब मैं बता रहा हूं आपको। यदि आप कंपटीशन में जाएं वहां ऐसी समस्या आए तो ज्यादा आप टाइम वेस्ट ना करें। तो जब इसका मान निकालेंगे तो आप 3.1 3.2 3.3 कुछ भी ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। एग्जैक्ट मान लगभग 3.3 आएगा और साथ में कितना आ जाएगा 10 की घात 24 है और 1/3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 10 की घात माइनस 8 और क्या आ जाएगा सेंटीमीटर में आ गया। तो ए की वैल्यू हमारी निकल गई। देखिए हमें किसकी मान निकालना है, हमें तो आर की वैल्यू चाहिए। तो ए का ये वाला मान यहां रख दें तो क्या आ जाएगा आर इज इक्वल टू √3/4 और साथ में आ गया मल्टीप्लाई, यहीं पे लिख लेते हैं ए। √3 का मान क्या होता है 1.732, 4 का मान हो गया 4 और ए का मान कितना लिख लिया हमने ये 3.3 गुणा 10 की घात 8, 3.3 गुणा 10 की घात माइनस 8। तो अब इसको कैलकुलेट करना है, इसे तो आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो वैल्यूज निकल के आएगी 1.43 गुणा 10 की घात माइनस 8 और आप जानते हैं क्या निकाल रहे हैं त्रिज्या निकाल रहे हैं आर, तो किसमें आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी, क्योंकि शुरू से हम जो इकाइयां ले रहे हैं वो ग्राम और सेंटीमीटर्स में ही ले रहे हैं। यहां पर भी देख लीजिए, यहां पर भी देख लीजिए। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मेन बात आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि यदि बीसीसी है तो एक इसमें जेड का मान कितना होगा ये पता होना चाहिए। दूसरी बात इसकी आर में और ए में क्या रिलेशन होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। और पिछले प्रश्न में भी हमने आपको समझाया था कि इसमें हम घन का विकर्ण लेते हैं। ये वाला गोला जो यहां पर ये गोला है ये इस वाले गोले को टच नहीं करता, इसलिए जैसे हम सरल घन में लेते थे कि ये वाली भुजा a = 2r होती थी, यहां पर नहीं होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.14 जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार यदि अष्टफल की रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल आर हो तथा निविड़ संकुलन में परमाणुओं की त्रिज्या कैपिटल आर हो तो स्मॉल आर एवं कैपिटल आर में संबंध स्थापित कीजिए। तो सबसे पहले अष्टफल की रिक्ति की त्रिज्या आर और परमाणु की त्रिज्या कितनी दी थी कैपिटल आर। तो यहां पर आपको अष्टफल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्तियों के मेन बात आपको जानकारी होनी चाहिए, तो वो आपको हम यहां बता देते हैं अष्टफल की रिक्तियां कैसे बनते हैं। तो इसके लिए हमने यहां पर बता रहे हैं आपको, एक हमने ये बना दिया, एक इसको स्पर्श करता हुआ ये बना दिया और एक हमने इनको जोड़ता हुआ नीचे ये बना दिया। तो 3 तो ये हो गए, पहली सतह पर ये हो गए। ये जो रिक्ति होगी यहीं पर अष्टफल की रिक्ति बनेगी, ध्यान रखिएगा। अब इसके ऊपर हम 3 दूसरे गोलों का निर्माण कर रहे हैं। तो 3 दूसरे गोले किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए यहां पर बना लेते हैं हम, ये इस प्रकार से बना रहे हैं। एक गोला ये वाला हो गया, एक गोला हमारा
ये वाला हो गया, और एक गोला हमने यहां पर बना दिया, देखिए ये बना दिया। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो जगह है, ये वाली जगह हमारी क्या हो गई, खाली बच गई, ये वाली जगह, और यहीं पर बनती है अष्टफलकीय रिक्ति। अब इसको समझना है अपने डायग्राम ज्योमेट्री के थ्रू। देखिए इसमें नीले वाले गोलों का केंद्र ये है 1 2, और ये उसका केंद्र है 3, और लाल वाले गोलों का केंद्र ये वाला है, ये 1, यहां पर 2 और यहां पर 3। मुझे लग रहा है बात समझ में आ रही होगी। नीले गोलों का केंद्र ये, लाल गोलों का केंद्र ये। कैसे बनती है अष्टफलकीय रिक्ति, आप जानते हैं। 2 त्रिभुज बना दिए हमने, एक ये लाल गोले वाला, इनके तीनों केंद्रों को मिला दिया। साथ ही हम नीले के तीनों केंद्रों को मिला दें, तो नीले के तीनों केंद्र हम ऐसे बना सकते हैं, ये बना दिया। इनको आपस में मिला लीजिए, यहां से इसको जोड़ दिया इस प्रकार से, और यहां से हमने इसको जोड़ दिया, और यही हमारी क्या बनती है, अष्टफलकीय रिक्ति बनती है। अब ये जब आप देख रहे होंगे 2 ऊपर के नीले गोले और 2 नीचे के लाल गोले, ये इस प्रकार से हैं, 1 2 3 4, ये चारों गोले इस प्रकार से हैं। इनको यदि मैं आपस में मिला दूं, ऐसे इस प्रकार से यदि मिला दूं आपस में, अब यहां पर कैसी बन रही है रिक्ति, आप देख रहे होंगे कि इन गोलों को यदि मैं यहीं पर मिला दूं, थोड़ा ऐसे ऐसे ये, तो यहां पर देखिए एक सेंटर में एक गोला बन रहा है, ये वाला गोला। ये तो कौन सी, ये रिक्ति वाला गोला है, ध्यान रखिएगा। यहां पर ये वाला गोला ऐसे टच कर रहा है इसको, दूसरा गोला ये ऐसे टच कर रहा है इसको, तीसरा गोला ये ऐसे टच कर रहा है इसको, और चौथा गोला ये इस प्रकार से टच कर रहा है इसको। मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ रही होगी। ये ऊपर के नीले गोले हैं, ये इन दोनों के केंद्र ये हैं, और नीचे वाले लाल के केंद्र ये वाले हैं। अब देखिए यहां से लेकर के नीचे वाला ये जो हमारा गोला बना है, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके बना रहा हूं, क्योंकि अब आपको ये स्टेप पता चल गया। अब देखिए ये वाला मैंने फिर से वर्ग बना लिया, तीसरे स्टेप पे ये वर्ग का क्या हो गया, ये केंद्र हो गया। यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, अंदर वाले गोले की जो त्रिज्या है, इस गोले की त्रिज्या को हम क्या कह रहे हैं, ये क्या है, स्मॉल आर। क्या है ये अंदर वाले गोले की त्रिज्या, स्मॉल आर। ये मैंने बना दी, और यहां से लेके यहां तक की ये जो त्रिज्या है, ये क्या है, स्मॉल आर। और इस बिंदु से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी होगी भाई, इस बिंदु से यहां तक की दूरी कितनी है, यहां से लेके यहां तक की दूरी है हमारी कैपिटल आर, जो कि इसकी त्रिज्या है ये कैपिटल आर, और छोटे वाले गोले की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर। ठीक, यहां से इसको मैं मिला दिया मैंने यहां पर, तो इस यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, कैपिटल आर, और यहां से लेके यहां तक की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर। अब देखिए यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी, यहां से यहां तक की त्रिज्या कितनी है, यहां से यहां तक की ये है आर, और यहां से लेके यहां तक की त्रिज्या भी कितनी है, आर। तो ये वाली कितनी होगी, आर प्लस आर, यानी कि 2r। अगर ये चारों डायग्राम आपको समझ में आ गए तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। कैसे, हमने कहा ये 6 गोले बनाए, इनसे अष्टफलकीय रिक्ति बन गई। इन दोनों गोलों के, नीले वाले गोलों के केंद्र ये वाले थे, लाल वाले गोलों के केंद्र ये वाले थे, इनको आपस में बनाया और साथ में मैंने यहां दर्शा दिया। सेंटर में जो रिक्ति बनी मान लेते हैं उसकी त्रिज्या है स्मॉल आर, और इसी डायग्राम को, चतुर्भुज को मैंने यहां पर शो कर दिया। तो यहां से यहां तक की दूरी होगी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये होगी 2r। अब इस त्रिभुज को मैं और बाहर निकाल रहा हूं, देखो इस त्रिभुज को मैंने और बाहर निकाल दिया। इस त्रिभुज को बाहर निकाला तो देखिए ये वाली त्रिज्या कितनी होगी, r प्लस स्मॉल आर, ये वाली भी कितनी होगी, r प्लस स्मॉल आर, और ये क्या होगी 2r। यहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण। तो ये क्या है, कर्ण, इसको मान लीजिए आधार, और ये क्या हो गया, लंब। हो गया, बस इतना आ गया तो अब आसानी से निकाल लेंगे। अब कैसे करेंगे, देखिए अब तो सीधे हमें पाइथागोरस प्रमेय ही लगानी है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कैसे करेंगे, 2r का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि r प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जो कि फिर से r प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो यह क्या 2r का स्क्वायर बराबर ही आ जाएगा सॉरी, इतने से इतने ये दोनों चीजें सेम है, तो यह आ जाएगा 2 और कैपिटल R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर। इसे खोल देते हैं, क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सूत्र आप जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab, तो a की जगह r स्क्वायर, b की जगह स्मॉल r स्क्वायर, और 2ab यानी कि 2a की जगह आ गया कैपिटल R, और b की जगह आ गया स्मॉल r। इतना आ गया। 2 से इसे खोल दें तो क्या आ जाएगा 2r स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल r स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4r इंटू स्मॉल r, और इधर की ओर खोल लें इसको तो 2 दूनी 4r स्क्वायर। इतना आ गया। इस 4r स्क्वायर को उधर ले जा लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ये इधर की ओर चले जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये इसको पहले इसको लिख लेते हैं 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर प्लस 4 कैपिटल R स्मॉल r, ये 4r उधर जाकर के माइनस हो गया 4r स्क्वायर और बराबर मान दिया इसको 0। तो सूत्र क्या आ गया, ये आ गया हमारा 2r स्क्वायर, ये 2r स्क्वायर प्लस का, ये 4r स्क्वायर माइनस का है, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2r स्क्वायर प्लस 4 कैपिटल R स्मॉल r बराबर 0। सब में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया। अंदर क्या आ गया r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर और प्लस 4 भी हट जाएगा, कितना आ जाएगा 2, 2 कॉमन लिया है तो क्या आ गया 2 स्मॉल r कैपिटल R बराबर 0। तो 2 का यहाँ भाग दीजिए तो 0 हो गया। ये हमारी इक्वेशन आ गई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल r कैपिटल R बराबर 0। r की वैल्यू निकालनी है, ये द्विघातीय समीकरण होगी प्यारे बच्चों। तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें इस मानक समीकरण से, तो a की जगह कितना है इस समीकरण में, देखिए x स्क्वायर के x की जगह कितना है r का गुणांक यहाँ है, x का गुणांक है a, यहाँ r का गुणांक कितना है 1, a का मान 1, b का मान क्या हो जाएगा, ये वाला b होगा बच्चों, क्योंकि इसको करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन तो ये वाली है, लेकिन इसको इसी को रीअरेंज करेंगे r स्क्वायर, क्योंकि चर स्मॉल r है तो इसको पहले लाएंगे प्लस 2 स्मॉल r कैपिटल R माइनस r स्क्वायर बराबर 0। अब करिए, ये a के साथ क्या है इसका चर 1, तो a बराबर कितना आ गया 1, b का मान कितना हो गया b बराबर, ये स्मॉल r का गुणांक कितना है 2r, तो b का मान क्या हो गया 2r, और c की जगह क्या आ गया c का मान माइनस r स्क्वायर। तो इस वाले समीकरण को हल करने का जो मेथड होता था वो हमारी होती थी श्रीधराचार्य विधि, और आप जानते हैं उसका वैल्यूज क्या होती थी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट x इज इक्वल टू b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसके बराबर होती थी x इज इक्वल टू b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब इसमें वैल्यू रखेंगे, x की जगह क्या निकालना है r का मान, ये आता था माइनस b, तो सूत्र में तो माइनस b का मान कितना है 2r, तो माइनस 2r। अब देखिए माइनस, ये प्लस माइनस 2 मान होते थे, हम केवल प्लस का लेंगे, क्यों ले रहे हैं समझिए, क्योंकि त्रिज्या का मान जो हम निकाल रहे हैं ये r, इसका मान नेगेटिव में तो आएगा नहीं, पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए अंडर रूट वाली वैल्यू प्लस ले रहे हैं। अंडर रूट b स्क्वायर का मान, b का मान कितना है 2r, 2r का इसका मतलब 4r स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac, तो 4 तो ये आ गया, यहीं पे लिख लिया 4, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है r स्क्वायर, तो माइनस r स्क्वायर, ये आ गया, किसमें आएगा ये ब्रैकेट में, और अपॉन कितना आ गया 2a, तो 2 और a का मान कितना है 1, इसे सॉल्व करते हैं, ये आ गया माइनस का 2r, ब्रैकेट में देखिए 4r स्क्वायर प्लस का है, अब ये माइनस की माइनस में गुणा होगी, फिर से 4r स्क्वायर किसका आएगा प्लस का आएगा, तो 2 गुणा क्या लिख लेंगे अंडर रूट में 2 गुणा 4r स्क्वायर और अपॉन कितना आ गया 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2r और इसमें यहाँ प्लस था, तो साथ में क्या आ गया, ये 4 का अंडर रूट क्या आ गया 2r, तो ये आ गया, और साथ में 2 का अंडर रूट कितना हो गया अंडर रूट 2, और बटे कितना आ गया फिर से 2, तो ऊपर से 2 कॉमन लेके काट देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का r और प्लस, देखिए माइनस r आ गया, ये तो कट गया अंडर रूट 2r, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए ये किसका मान आएगा r, जब इसका मान रखेंगे दोनों में r कॉमन है तो r कॉमन, ये आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1, तो अंडर रूट 2 का मान कितना होता है 1.414 और माइनस 1, तो 1.414 में से 1 घटेगा तो फिर से कितना आ जाएगा, यहाँ पे कर रहे हैं r इज इक्वल टू, यह जगह 0.414 और साथ में क्या है कैपिटल R, तो स्मॉल r कैपिटल R में यह रिलेशन निकल के आएगा, स्मॉल r बराबर 0.414 कैपिटल R। तो मुझे लगता है काफी आसान है,
यदि आपको देखिए यहां तक इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी, ये वाली इक्वेशन, फिर इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कीजिए, श्रीधराचार्य विधि लगाइए, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, ये फार्मूला लगाइए, वैल्यू स्प्लिट कीजिए, थोड़ा सा कल मैनिपुलेट कीजिए, आपका आंसर आ जाए। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करें।